चलो तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम जो कंप्लीट किया था पार्ट, उसको पहले एक बार रिवाइज करेंगे एज यूजुअल। लास्ट टाइम हमने कंप्लीट किया था द एक्सप्रेशन फॉर द डेरिवेशन। हमने डिराइव किया था एक एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क। क्या किया था हमने? वी हैड डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर वॉल्यूम वर्क, राइट। उसको हमने कैसे डिराइव किया था? बहुत ही सिंपल फंडा था प्रेशर वॉल्यूम वर्क को डिराइव करने का, जहां पर हमने डिराइव किया था W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, राइट। हम लोगों ने डिराइव किया था W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, और उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमने ऐसे सॉल्व करके देखे थे, याद होगा आप सबको, राइट। W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी, ये फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे बॉक्स पे लगा हुआ है। PEX का मतलब क्या था? प्रेशर कौन सा वाला? इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, बाहर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। डेल्टा वी क्या था? चेंज इन वॉल्यूम। नेगेटिव साइन का मतलब क्या था? बताओ, नेगेटिव साइन का मतलब क्या था? कि ये एक्सपेंशन का वर्क है कि कंप्रेशन का वर्क है? नेगेटिव साइन का मतलब था कि ये एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है बच्चों? ऑब्वियसली ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में वर्क इज नेगेटिव, है ना। अब जरा आज इसके बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा वेरिएशन सीखते हैं। पहले छोटा सा एक वेरिएशन सीखते हैं, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, प्लीज यहाँ पर बाजू में लिख के रखना शॉर्ट नोट, यानी एसएक्यू। एसएक्यू मतलब समझते हो ना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है ना। आपके थियरी पेपर में इसके ऊपर आता है एसएक्यू बच्चों, SAQ ऐसा लिख के रखना, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। छोटा सा सिंपल सा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? फ्री एक्सपेंशन। व्हाट यू मीन बाय फ्री एक्सपेंशन? द एक्सपेंशन दैट अकर्स इन वैक्यूम इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। फिर से सुनना बच्चों ध्यान से, क्या बोला मैंने? जो एक्सपेंशन वैक्यूम में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको नोट करनी है। क्या नोट करना है? इन वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग आप लोग मेजॉरिटी लोग रॉन्ग लिखते हो, ध्यान से देखना। वैक्यूम में यहां पर भी गलत लिखी हुई है स्पेलिंग, डबल C और डबल U होता है आइडियली, ठीक है। आपके यहाँ पे अमेरिकन इंग्लिश में ये लोग सिंगल C लिख देते हैं। इन वैक्यूम, ओके, एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? वैक्यूम में एक्सटर्नल प्रेशर इज जीरो, ओके। देयरफॉर वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। पूछो क्यों? वर्क डन का फॉर्मूला क्या था बच्चों? प्रेशर एक्सटर्नल इंटू चेंज ऑफ वॉल्यूम, करेक्ट है ना। तो प्रेशर एक्सटर्नल अगर जीरो हो गया तो जीरो इंटू चेंज इन वॉल्यूम होगा, बरोबर बोल रहा हूं। तो बिकॉज एक्सटर्नल प्रेशर जीरो होता है, इसलिए वर्क डन कैसा होता है? वर्क डन क्या होता है? जीरो होता है। इन अदर वर्ड्स, नो वर्क इज डन when gas expands freely in vacuum. Is this understood? Please tell me yes or no. ध्यान से सुनो, W is equal to P delta V. So basically क्या है देखो, जब वैक्यूम है तो बाहर कोई गैस है ही नहीं एक्सटर्नली प्रेशर लगाने के लिए सिस्टम पे, तो बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो जीरो है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में, ये जो फॉर्मूला है मेरा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू जीरो, उधर मैं पी एक्सटर्नल की जगह जीरो डालूं तो वर्क बिकम्स जीरो इंटू चेंज इन वॉल्यूम। तो क्या आएगा वर्क डन? ऑफ कोर्स वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। इन अदर वर्ड्स, नो वर्क इज डन व्हेनेवर गैस एक्सपैंड्स इन वॉल्यूम, ठीक है बच्चों। अब ये आपको क्वेश्चन जो है, ये शॉर्ट नोट तो छोटा सा आता है 2 मार्क के लिए, या कभी कभी सिर्फ 1 मार्क के लिए भी आता है बेसिक, कि भाई पी एक्सटर्नल जीरो है तो वर्क डन जीरो। बट कभी कभार आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस में वो ट्रिक करने के लिए, जस्ट टू ट्रिक यू, दे विल गिव यू एमसीक्यू क्वेश्चंस वेयर दे विल गिव यू द डिस्क्रिप्शन कि अच्छा 4 मोल्स ऑफ गैस, इतना वॉल्यूम का चेंज हैपनिंग इन वैक्यूम, ऐसा वो एक वर्ड डाल देंगे, राइट। So you need not do the entire calculation, you can just directly write since this is happening in vacuum, the work done is कितना?
0. प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, क्योंकि उसको कोई ऑपोजिशन है ही नहीं ना, ऑपोजिंग फोर्स नहीं है, ऑपोजिंग फोर्स नहीं है तो वो वर्क डन नहीं करेगा। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ऑपोजिंग फोर्स नहीं है तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। आई होप दिस इज क्लियर। जो नोट लिखा है उसके ऊपर ध्यान देना, सिर्फ एक वर्ड में आपका आंसर आ जाएगा, पी एक्सटर्नल इज 0. Next part is simple. Units of energy and work. We've already done this. We've already covered this. In the last lecture also we have done some numericals जिसमें मैंने आपको ये conversion सिखाया था. 1 जूल जो है वो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है. That is 1 पास्कल into मीटर क्यूब. 1 पास्कल क्या है? kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर हम लोग लिखें तो आप लोग कैसे लिखोगे? आप वर्क को क्या बोलते हो बच्चों? वर्क को आप बोलते हो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. करेक्ट बोल रहा हूं मैं फिजिक्स के हिसाब से? वर्क को आप क्या बोलते हो? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स किन यूनिट्स में लिखते हो आप जरा बताओ? इन व्हाट यूनिट्स डू यू राइट द वर्ड फोर्स? न्यूटन, ऑफ कोर्स, राइट. यू राइट दिस इन न्यूटन एंड यू राइट दिस इन मीटर. एंड हाउ डू यू राइट फोर्स? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन. मास इज किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द होल थिंग इनटू मीटर. मतलब kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, बरोबर लिखा है ना. kg पर मीटर, kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट. तो उसी तरह से जूल होता है वर्क का स्टैंडर्ड यूनिट. तो कुछ नया नहीं है, बहुत बेसिक फिजिक्स है, ठीक है. अगर ये आपको नहीं आता है तो प्लीज मुझे पूछ लेना, मैं आपको शुरू से पूरा डिराइव करके सिखाऊंगा, कोई टेंशन. बट आई गेस एवरीबडी नोज दिस, है ना. सबको आता होगा ये, ओके. यहाँ पर फंडा ये है कि आपको जूल जो है वो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के फॉर्म में लिखना होता है. बट दैट इज नॉट द इम्पॉर्टेंट पार्ट. द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हाउ टू कन्वर्ट द वेरियस फैक्टर और वेरियस यूनिट्स ऑफ एनर्जी एंड वर्क. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड दैट. 1 जूल, ओके. यहाँ पे देखो 1 जूल अगर मैं करूं तो 10⁻⁻² dm क्यूब बार होगा. dm क्यूब बार कैसे आता है? चलो ये भी देख लेते हैं. 1 dm क्यूब बार ये कहां से आता है? जब वॉल्यूम आपको dm क्यूब में दी होगी. वॉल्यूम किस में दी होगी बच्चों? वॉल्यूम आपको dm क्यूब में दी होगी और प्रेशर आपको बार में दिया होगा. तो क्वेश्चन में ध्यान से देखना कि वॉल्यूम dm क्यूब और प्रेशर बार में दिया है तो वर्क का यूनिट क्या आएगा? dm क्यूब बार. Is that understood? And this is equal to 100 joule. This is equal to 100 joule. ये पहला कन्वर्जन. दूसरा कन्वर्जन है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ergs. ये तो पता ही है ना. एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल. Yes, everybody understands this? तो आपके पास अलग अलग कन्वर्जन है whenever they ask you the question with respect to work done. ओके. और कुछ क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम सॉल्व किए थे, आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पे ऑलरेडी सेम क्वेश्चंस हैं. अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट पे हम जा रहे हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है इस चैप्टर में, ठीक है. दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क. आई हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस आइडिया टू यू अर्लियर आल्सो इन द प्रीवियस लेक्चर्स. But today we are going to write the derivation of maximum work. And बच्चों जब मैं derivation of maximum work ये वर्ड बोलता हूँ, ये टर्म यूज करता हूँ, तो उस पर समझ लेना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. पहली बात, this is one of the few derivations that can be asked for a minimum of 3 or even 4 marks in your board exams. It is that important. केमिस्ट्री में एक तो डेरिवेशन बहुत कम है, गिने चुने आपको पूरे साल में से डेरिवेशन करने, यू नो. यू कैन काउंट ऑन योर फिंगर्स द नंबर ऑफ डेरिवेशंस दैट दे विल आस्क यू. एंड आउट ऑफ ऑल दोस डेरिवेशंस दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. सो प्लीज पे वेरी क्लोज अटेंशन एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू डू. ओके. क्वेश्चन किस तरह से आएगा? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क. बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे. वो क्या पूछेंगे?
derive an expression for maximum work done. That's it. How do you symbolize this? You write it as W max. कैसे लिखेंगे आप? W max. ठीक है बच्चों? So before I give you the expression, before I show you how to derive it, try and understand why W max is important. हम क्यों इसके पीछे इतना पढ़े हैं? तो features of W max. Features of W max. इसका मतलब क्या? Better term I'll tell you is conditions for W max. क्या बोला मैंने? Conditions for W max. What does it mean? कि ऐसी कौन सी conditions है थर्मोडायनेमिक्स में, ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जहां पर नॉर्मल वर्क नहीं होगा, मैक्सिमम वर्क होगा. क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा? वो आपको ये पूछ सकता है, राइट द कंडीशंस फॉर मैक्सिमम वर्क. ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जो सेटिस्फाई करने पे आपको W मैक्स यानी कि मैक्सिमम वर्क मिलेगा. क्या ये बात क्लियर हुई? And the first and foremost condition, the first condition, most important, is, और ध्यान से सुनो, first important is W max में एक ही कंडीशन मेन सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए. अगर प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं है तो W होगा, W max नहीं होगा. क्या ये बात क्लियर हुई? ध्यान से सुनो. तो मोमेंट यू से W max, यू हैव टू अंडरस्टैंड रिवर्सिबल है. W max और रिवर्सिबल, ये दिस विल गो हैंड इन हैंड. W max होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो W max होगा. ये इतना क्लियर होना चाहिए. क्या ये बात समझ में आई? जैसे आपको पता है सलमान भाई की पिक्चर है, ये स्क्रिप्ट नहीं होगी, सोचने की बात ही नहीं है. वैसे यहाँ पे W max आया भाई, रिवर्सिबल ही होगा, और रिवर्सिबल आया मतलब W max ही होगा. राइट? ये फिक्स है. Once again, my love for Salman Bhai being manifested. That is one point number one, reversible. Second, भाई रिवर्सिबल कब होता है? ये तो पूरा घुस के समझा था पिछली बार कि रिवर्सिबल कब होगा. आप बताओ. ऐसा बोल सकते हैं, ड्राइविंग फोर्स इज इनफिनिटेसिमली, ये वर्ड सिखाया था आप लोगों को पिछली बार, इज इनफिनिटेसिमली ग्रेटर देन ऑपोजिंग फोर्स. है ना? जो आगे ले जाने वाली ड्राइविंग फोर्स होती है वो रिवर्स करने वाली यानी पीछे ले जाने वाली ऑपोजिंग फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा. थोड़ी सी मतलब इनफिनिटेसिमली. साइंटिफिक वर्ड्स यूज करेंगे, इनफिनिटेसिमली. पॉइंट नंबर 3, प्रोसेस अकर्स इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. ये भी बताया था, प्रोसेस विल टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स. यानी कि इनमें से कोई भी कंडीशन आपको दिखे, क्या क्या कंडीशन? वह रिवर्सिबल है, W max. ड्राइविंग फोर्स ऑपोजिंग फोर्स से थोड़ी सी ज्यादा है, W max. प्रोसेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में हो रहा है, W max. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या ये बता सकते हो? पिछली बार भी किया था ये. एट ईच स्टेप, कंप्लीट द सेंटेंस. एट ईच स्टेप सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. यस? हर स्टेप पे
आ जाता है सिस्टम। जिन लोगों को ये लास्ट वाली लाइन बाउंसर गई, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत बड़ा स्टेयरकेस है समझो, ठीक है, एक बहुत बड़ा क्या है, स्टेयरकेस है समझो। 500 स्टेप्स आपको चढ़ने हैं। जो हमारे देश में धार्मिक लोग हैं, रिलीजियस लोग चढ़ते हैं ना, मंदिर के मस्जिद के सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हैं, है ना, अपन जाते हैं। तो समझो आपको 500 स्टेप्स अपन चढ़ने को बोल दिया। नाउ देयर आर टू वेज यू कैन डू इट। वन इज यू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम एंड गो टू द टॉप, कंटिन्यूस, सीधा चढ़ते जाओ। आप कितने भी फिट हो, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। अग्री करते हो? विच मीन्स यू आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, आप स्टेबल नहीं हो, आप कंटिन्यूस चढ़ रहे हो ना। तो आप जब जितने फ्रेश, जितनी स्पीड से आपने चढ़ना शुरू किया था, टॉप पे पहुंचते पहुंचते आप काफी स्लो हो जाओगे, आपकी सांस ऐसी हो जाएगी, है ना। थिंक ऑफ द अदर वे, थिंक ऑफ द अदर। अगर आप कंटिन्यूस नहीं चढ़ रहे, आपको मैं बोलूं एक काम कर, एक स्टेप चढ़, रुक जा 10 सेकेंड, आराम से सांस ले, फिर एक स्टेप चढ़ो, 10 सेकेंड रुको, आराम से। तो क्या आप ऊपर पहुंचते पहुंचते थकोगे? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, है ना। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप हर स्टेप लेने के बाद वापस इक्विलिब्रियम में आ रहे हो, है ना। एक स्टेप लिया, शांत हुए, सांस को नॉर्मल किया, ब्रीदिंग को नॉर्मल किया, एक और स्टेप चढ़े। तो इसमें क्या होगा, आपको 500 स्टेप्स चढ़ने में टाइम बहुत लगेगा, लेकिन आपको स्वेटिंग होगी क्या ज्यादा? कंटिन्यूस चढ़ने में ज्यादा होगी कि एक एक करके चढ़ने में ज्यादा होगी? सोचो लॉजिकली। ज्यादा गर्मी, ज्यादा स्वेटिंग कहाँ होगी? एक एक करके आराम से चढ़ोगे तो होगी, कि कंटिन्यूस चढ़ोगे तो ज्यादा पसीना होगा, ज्यादा स्वेटिंग होगी? ऑब्वियसली कंटिन्यूस चढ़ोगे तो ज्यादा थक जाओगे, पसीना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हीट, आपका बॉडी सिस्टम है ना, लास्ट टाइम भी तो बताया था, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, थिंक ऑफ इट दैट वे। तुम जब कंटिन्यूस चढ़ते हो तो तुम्हारा हीट जनरेट ज्यादा होता है, तो स्वेटिंग होती है। लेकिन जब तुम इक्विलिब्रियम पे आते हो, एक स्टेप चढ़ा, आराम से रुके 2 मिनट, पसीना आने ही नहीं दिया, मेहनत की ही नहीं ज्यादा, पर थोड़ी 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 मेहनत की, तो ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स भी चढ़ सकते हो, अगर आपको इक्विलिब्रियम पे आने का चांस दिया जाए, है ना। तो वही है कि आप मैक्सिमम वर्क अचीव कर पाओगे। सिस्टम जो है वो मैक्सिमम वर्क अचीव कब कर पाएगा? जब हर स्टेप के बाद वो वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाए और शांति से, प्यार से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में धीरे 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 करके वो पूरा वर्क, अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करे। कैन यू इमेजिन दिस प्रैक्टिकली बच्चों? है ना, सही बोल रहा हूं मैं? तो ये आपको समझ में आई कंडीशंस। पहले अब हम लोग लिखेंगे एक्सप्रेशन, अब हम लोग देखेंगे एक्सप्रेशन। तो ये डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क जो है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में गया कि अच्छा, मैक्सिमम वर्क का मतलब कि पहले तो रिवर्सिबल होने वाला है, दूसरा कि और ड्राइविंग फोर्स अपोजिंग फोर्स से इनफिनिटेसिमली ग्रेटर होने वाली है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होने वाले हैं, वगैरह वगैरह। और ये पूरा का पूरा जो है, ये हर स्टेप में इक्विलिब्रियम पे आएगा सिस्टम। कंडीशंस आर सेपरेट फ्रॉम द डेरिवेशन, ओके। डेरिवेशन में आपको कंडीशंस लिखने नहीं है, आपको डेरिवेशन और अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने कंडीशंस लिखवाई। कंडीशंस आर अगेन आस्क्ड सेपरेटली एज एन एसएक्यू। 2 मार्क के लिए 4 पॉइंट आपको लिखने को आता है। कंडीशंस फॉर डब्ल्यू मैक्स, ये भी अलग से एक एसएक्यू आता है बच्चों। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, काफी पॉपुलर है और सिंपल आंसर आपके सामने आपको दिख रहा है। ठीक है बच्चों, चलो अब जरा बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क। तो आपको मैंने बता दिया, डेरिवेशन पे बात करते हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वर्क। इसके लिए जो पिछला वाला है वो याद रहना चाहिए। लास्ट वाला क्या था बताना, वर्क का एक्सप्रेशन क्या था? W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये याद होना चाहिए सब। W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वो याद है तो ये बहुत अच्छे से समझेगा। अभी समझो, यहां पर n मोल से शुरुआत करेंगे। क्या करेंगे? n मोल से शुरुआत। तो पॉइंट नंबर 1 है आपका
कंसिडर n मोल्स ऑफ आइडियल गैस, वापस से वही सिलेंडर फिटेड विद मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, फिटेड विद मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, करेक्ट है। वहां पर भी सेम तरीके से चालू किया था ना डेरिवेशन को, सिलेंडर अंदर गैस फिटेड विद मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यहां तक क्लियर। अब डिफरेंस देखो, वहां पर बोला था गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, तो पिस्टन ऊपर आएगा, याद है सबको। वहां पर क्या बोला था, गैस वाज अलाउड टू एक्सपैंड तो पिस्टन वाज मूविंग अप, है ना बच्चों। यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द डिफरेंस, यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज, यहां पर भी गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड, ठीक है, पर रिवर्सिबली, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों भाई, डब्ल्यू मैक्स कर रहे हैं ना, और क्या बोला था, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू, देखो है कि नहीं, तो डब्ल्यू मैक्स है तो रिवर्सिबल वर्ड आना चाहिए। अगर आपके डेरिवेशन के पहले ही सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लाइन में रिवर्सिबल ये वर्ड नहीं आया, तो आप कितना भी लिख के आओ आपको कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे, इतना याद। इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड कि कौन से वर्ड, सिर्फ पेपर भरना नहीं है, कौन से वर्ड की इंपॉर्टेंस है वो देख लेना। रिवर्सिबल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। रिवर्सिबल के साथ साथ प्रोसेस कैसा होना चाहिए आप बताओ, आइसोथर्मल भी होना चाहिए बच्चों, यानी कि टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, समझे आप लोग। रिवर्सिबल के साथ साथ ये क्या होना चाहिए, आइसोथर्मल। सबको याद है मैंने आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक सब डिटेल में करवाया है। आइसोथर्मल क्या था, जिसका टेम्परेचर मेंटेन हो वो आइसोथर्मल। ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, रिवर्सिबल वर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ओके, दिस एक्सपैंड्स isothermally and reversibly from V1 to V2 at temperature T. Simple, straightforward sentences. Now, how it expands again is important. देखना बहुत प्यारी चीज है, बहुत मस्त चीज है। इन्होंने क्या करा, ये लिया सिलेंडर, मैं मेटल का सिलेंडर लेके बैठा, ये रहा सिलेंडर, इसके अंदर है गैस, इसके ऊपर है पिस्टन। अगर गैस एक्सपैंड होगी तो पिस्टन ऊपर आएगा, बात बरोबर है बच्चों, समझ में आ रही है बात। गैस एक्सपैंड होगी, पिस्टन ऊपर आएगा। अब सवाल ये, गैस एक्सपैंड कब होगी भाई, तो जब ऊपर से प्रेशर कम होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो गैस एक्सपैंड होगी ना। तो नोट करना यहां पर बच्चों, आपको दिखेंगे छोटे छोटे यहां पर वेट्स दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, छोटे छोटे क्या रखे हैं, वेट्स, वजन, छोटे छोटे वजन रखे हुए, वेट्स रखे हुए। तो ये एक्सपेरिमेंट कितने अच्छे से किया गया देखो। ये एक्सपेरिमेंट में वो बोलता है स्टेप नंबर 1 में एक ऐसा वो वेट निकालो, एक वजन निकाल दो, स्पॉट द डिफरेंस, ठीक, सी चेक। ये वाले में इधर कितने थे, सेम है ना, बट ये साइड पे एक मिसिंग है, देखो ये वाला दिख रहा है, मिसिंग हुआ ना, समझ में आ रहा है बच्चों। ये पहला एक निकाल दिया देखो ये वाला, फिर सेकंड में ये वाला निकाल दिया, यहाँ वाला देखो इधर से, फिर थर्ड में वापस से इधर से एक और निकाल दिया, देखो ये वाला दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो यू, दे आर ट्राइंग टू शो यू कि स्टेप बाय स्टेप वो लोग एक एक वजन ऊपर से क्या करते जा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप एक एक वेट रिमूव करते जा रहे हैं। दे आर रिमूविंग ईच एंड एवरी वेट बट इन अ स्टेप वाइज मैनर, नॉट टुगेदर। पहले वाले में क्या हुआ था, गैस को अलाउ किया एक्सपैंड करने और पिस्टन सीधा ऊपर आया। यहां पर एक साथ ऊपर आएगा क्या, नहीं, थोड़ा 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 थोड़ा, वही जो बोला ना, हर स्टेप एक स्टेप आएगा। तुम एक वेट निकालोगे, एक स्टेप आया, इक्विलिब्रियम, दूसरा वेट निकालोगे, एक स्टेप आया, इक्विलिब्रियम, तीसरा वेट निकालोगे। फर्क समझ में आ रहा है। वो जो पहले डेरिवेशन किया था वो क्या था, वो कंटिन्यूअस चढ़ रहा था, ये क्या कर रहा है, ये एक एक स्टेप वाइज आ रहा है। फर्क समझ में आ रहा है, बोलो कैन यू ऑल अंडरस्टैंड, है ना, बहुत अच्छे से, वेरी गुड। तो यहाँ पर हर स्टेप में एक एक वेट निकाला। वेट निकालने से क्या हुआ, थोड़ा लॉजिक लगाओ, तो आप बोलोगे सर बाहर का जो प्रेशर था, बाहर से जो प्रेशर था वो
वजन कम किया ना तो बाहर से प्रेशर कम हो गया, तो गैस एक्सपैंड होगी, एक बार में नहीं होगी, थोड़ी 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 करके एक्सपैंड होती रहेगी, तो स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन होगा, बस इतना ही फर्क है। वहां पर एक साथ हो रहा था, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहां पर एक्सपेंशन हो रहा है स्टेप बाय स्टेप मैनर में, बस यही तो हमको चाहिए था। रिवर्सिबल वर्ड आ गया, स्टेप बाय स्टेप आ गया, बाकी डेरिवेशन काफी सिंपल है, मैथमेटिकल काम है। चलो अब फटाफट खत्म करेंगे। तो आपको डायग्राम बनाना है, बहुत सिंपल सा डायग्राम है कि आपको यहां पर जो जब आप एग्जाम में ये डेरिवेशन लिखोगे तो यू हैव टू शो द डायग्राम, ओके, ड्रॉ द डायग्राम। कैसा डायग्राम दिखाना है आपको, सेम टू सेम सिलेंडर और पिस्टन बट विद डिफरेंट वेट्स। आप देख सकते हो, वेट्स को ध्यान से देखना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ये मेन है। और हर बार पिस्टन की पोजीशन थोड़ी थोड़ी ऊपर आ रही है, दिख रहा है आपको, हर बार पिस्टन की पोजीशन थोड़ू थोड़ू ऊपर आ रही है, एकदम थोड़ा थोड़ा, है ना। ओके, so during each step external pressure, that is P external, is made infinitesimally smaller than P, that is pressure, by gradual removal of masses from the piston. जो मैंने हिंदी में बोला वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है। So as a result what happens, gas will expand slowly, gas expands slowly। जब गैस एक्सपैंड होगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर को क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों, बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बचपन वाला पहले पढ़ा है ना बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर कम हुआ। बात समझ में आई? यस। सो दस यहां पर क्या होने वाला है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड बाय इनफिनिटेसिमल क्वांटिटी। इनफिनिटेसिमल ये वर्ड कितना इंपॉर्टेंट है आप सोच सकते हो, बार बार आ रहा है, हर स्टेप में आ रहा है, इसकी स्पेलिंग और इसका प्रोनाउंसिएशन ढंग से नोट करके रखना। हर बार वॉल्यूम इनफिनिटेसिमल अमाउंट से बढ़ रहा है। द प्रोसेस इज देन रिपीटेड, the process is repeated in such a way that the gas undergoes a series of increments in volume until the volume V2 is attained। मतलब एक बार में V1 से V2 पहुंचा नहीं बॉस, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स लेके V1 से V2 पहुंचा। अब आप लोग जो मैथ्स पढ़ते हो तो आपको मैथ्स में ये सिखाया जाता है कि समेशन और इंटीग्रेशन में फर्क है कि नहीं। मैथ्स में आप क्या बोलते हो, समेशन को क्या बोलते हो आप, ऐसा बोलते हो ना समेशन, और इंटीग्रेशन ऐसा बोलते हो। फर्क क्या है बच्चों, तो जरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मैथ्स वाले आप लोग हार्डकोर फॉर्मूला वाले लोग हो, लेकिन मैं बायो वाला हूं गरीब, तो मेरा सस्ता मैथ्स कैसा होता है देखो समझो। अगर मेरे को ऐसा करना है ना 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, आप लोग करते हो नेचुरल नंबर्स का एडिशन, तो इसको आप लोग समेशन बोलते हो मैथमेटिक्स में, है ना। हाउ डू यू डिफाइन इट, यू से द सिंबल इज सिग्मा, कैपिटल सिग्मा होता है। ये क्या है, ये फाइनाइट वैल्यूज है, ये समझ रहे हो क्या है, ये वेल डिफाइंड वैल्यूज है ना, 1 2 3, ये प्रॉपर नंबर है, बरोबर है, प्रॉपर नंबर है। लेकिन मैं आपको अगर ऐसे बोलूं कि 0.1 + 0.2 + 0.3 + 0.4 ऐसे है नंबर, बहुत छोटे छोटे नंबर, ये भी एक्चुअली फाइनाइट हो गया, 0.1 0.2 भी फाइनाइट हो गया, बहुत ही छोटा इन्फिनिटेसिमल। इन्फिनिटेसिमल मतलब मैं ऐसे बोलूं कि
0.001 ऐसा 5000 मिलियन टाइम्स इंटीग्रेशन हो, ऐसा स्टेप्स होने वाले, हर स्टेप में 0.001 यूनिट ऐसा वैल्यू आएगा। तो ये बहुत छोटा नंबर है, बहुत इन्फिनिटेसिमल है ना, बहुत ही छोटा। ये प्रॉपर नंबर नहीं है, ये डेसिमल है, उसमें भी बहुत छोटा है, एकदम टाइनी है ना। जब उसको आपको जोड़ना है तो आप इंटीग्रेशन करोगे। तो आप क्या करोगे? इंटीग्रेशन। मतलब जब थोड़े बल्क वैल्यूज रहेंगे तो आप समेशन करोगे, जब बहुत ही छोटे वैल्यूज रहेंगे तो इंटीग्रेशन करोगे। नाउ दिस इज नॉट द मैथमेटिकल डेफिनेशन, प्लीज मैथ्स वाले बच्चों मेरे पे चढ़ना मत। मैं आपको, जैसा मैंने कहा, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मेरे पास छोटी क्वांटिटी का रेपिटिशन हो रहा है और मुझे टोटल जानना है, तब उस टोटल जानने के लिए जो मैं प्रोसेस करूंगा उसको मैं क्या बोलूंगा? इंटीग्रेशन। समझ गए आप? उसका उल्टा होता है जो आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, वो है डिफरेंशिएशन। अ बिग क्वांटिटी split into many very small quantities। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, जिसको आप डेरिवेटिव्स कहते हो। मैथ्स में किसी चीज को डिफरेंशिएट करना मतलब कि एक तुमको नंबर दिया या एक तुमको वैल्यू दी, कोई टर्म दिया हुआ है, उसको छोटू पार्ट्स में तोड़ना। सही है? इंटीग्रेशन मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट। छोटी छोटी चीजें दी हुई है, उनको जोड़ना और एक बड़ी क्वांटिटी बनाना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे का ऑपोजिट है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझा? अच्छा, आप बोलोगे कि सर, अब आपके दिमाग में सवाल क्या आएगा मैं बताता हूं। आप बोलोगे सर मेरा हर स्टेप में 0.001 जूल वर्क हुआ फॉर एग्जांपल, और ऐसे 1000 स्टेप हुए, तो मैं मल्टीप्लाई क्यों ना करूं? सही बोल रहा हूं ना? कि दिमाग में ये आया ना कि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं ना। सर छोड़ो ना, कहां इंटीग्रेशन में घुस रहे हो आप? सिंपल काम करो यार, मल्टीप्लाई कर दो। अगेन, ये एक फाइनाइट नंबर हो गया। जब मैं आपको फाइनाइट नंबर दूं कि 1000 स्टेप्स होने वाले हैं, 2000 स्टेप्स होने वाले, तो आप बोलोगे कि हाँ, तो फिर तो मल्टीप्लाई करना ठीक है ना। लेकिन जब मैं इनफाइनाइट बोल दूं तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बॉस? इंफिनिटी से तो मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पर यह फंडा है कि जब मैं इनफाइनाइट बोलूं, मैं इनफाइनाइट वर्ड बोलूं, तो आपके पास नंबर नहीं है ना, फाइनाइट नंबर नहीं है ना मल्टीप्लाई करने के लिए, राइट? तब वहां पर आप इंटीग्रेशन ये वर्ड यूज करेंगे। क्या ये बात समझ में आई बच्चों आप लोगों को? नाउ अगेन यू विल से, हाउ इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इनफाइनाइट प्रैक्टिकल? हाउ स्टूपिड इज दिस? हाउ डू वी नो इनफाइनाइट? तो ऐसे तो प्रोसेस कभी खत्म ही नहीं होगा, राइट? हम आइडियली उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, बट हम जो प्रोसेसेस करते हैं लाइफ में वो प्रैक्टिकली खत्म होते हैं कि नहीं होते? ये भी सोचने वाली बात है। होते हैं कि नहीं होते? आप जाते हो कॉलेज में प्रैक्टिकल करने या स्कूल में प्रैक्टिकल लैब में जाते हो, तो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटे में एक्सपेरिमेंट करके आ जाते हो। एक्सपेरिमेंट खत्म होता है ना, गैस एक्सपैंड होती है तो कभी ना कभी एक्सपेंशन बंद होता है ना आके। तो उसको डिफाइन किया गया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के लिए। ये समझो आप पहले, उसको डिफाइन किसके लिए किया गया है? इनफाइनाइट, कि मतलब कितना भी बड़े नंबर ऑफ स्टेप्स हो हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, वहां तक हमारा डिफाइन कर दिया हमने। पर प्रैक्टिकली हमारे पास क्या होता है? एक सर्टेन लिमिट पे आके वो खत्म हो जाता है कि नहीं बच्चों? और इसीलिए मैथ्स में आपको 3 चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, एक लिमिट्स, एक डेरिवेटिव्स और एक इंटीग्रेशन। अब आपको समझेगा कि डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन ये इनफाइनाइटली डिफाइंड है, पर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए तो क्या चाहिए? दोनों की क्या सेट करनी पड़ेगी? लिमिट सेट करनी पड़ेगी। इसलिए आपको पहले लिमिट्स पढ़ाया जाता है कि नहीं? तो आप किसी चीज की, किसी टर्म की, किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन की क्या सेट करते हो? आप लिमिट सेट करते हो, है कि नहीं?
और जब आप लिमिट सेट करते हो उसके बाद आप उस पर डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो आपको लगाना है, अगर आपको छोटे छोटे प्रोसेसेस को जमा करना है तो आप इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगा दोगे, और आपको एक ही प्रोसेस को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना है तो आप डिफरेंशिएशन का प्रोसेस लगा दोगे। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? yes? So if somebody asks you, let's say your grandmom asks you, भाई तो आज मैथ्स में क्या पढ़ा, तो आपको समझाने आना चाहिए सिंपल भाषा में, ठीक है? उनको आप सम्स के फॉर्मूले थोड़ी बताओगे, उनको आपको ये बताना पड़ेगा ना कि आज हमने ये सीखा कि भाई बड़ी क्वांटिटी को छोटा कैसे करना है और छोटी क्वांटिटी को बड़ा कैसे करना है, सिंपल भाषा में। खैर, तो यहां पर हम जो करने वाले हैं, अब आपको समझ में आ गया कि हम लोग मल्टीपल स्टेप्स कर रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स कर रहे हैं, ये बात बरोबर है बच्चों? तो यहां पर मुझे जब टोटल वर्क डन काउंट करना है, क्या करना है? टोटल वर्क डन काउंट करना है, तो मैं छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स को साथ में क्या करूंगा? इंटीग्रेशन करूंगा, तो मेरे को फाइनल वर्क डन मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई सभी बच्चों? क्रिस्टल क्लियर हुआ है ना? सो दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर कि आपको क्या करना है, बहुत सिंपल, कि भाई जो छोटे छोटे वर्क डन मिले, हर स्टेप में छोटा वर्क डन मिला, तो टोटल वर्क डन जो है वो कैसा है? वो सारे छोटे छोटे वर्क डन का एक इंटीग्रेटेड वैल्यू है। दैट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेटेड वैल्यू। अब जरा अप्लाई करके देखते हैं, लॉजिक अप्लाई करते हैं। W was equal to माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, ये फॉर्मूला सबको आता है। सो DW, व्हाट इज D? व्हाट इज स्मॉल d? अच्छा, स्मॉल d का मतलब डिफरेंशियल है ना, डिफरेंशिएशन, पता ना, मैथ्स में किया आपने, d/dx करते हो आप लोग, यस, सबको आता है। इसका मतलब क्या है? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, वेरी चिंटू क्वांटिटी, वेरी वेरी टाइनी क्वांटिटी, स्मॉल d का मतलब, हाँ, नोटिस करना। तो dw को मैं बोलू माइनस dp dv। बोलोगे ऐसा कैसा? कि भाई जब वर्क वॉज प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो छोटू वर्क वॉज छोटू प्रेशर इंटू छोटू वॉल्यूम। समझ में आया? बोलो हाँ कि ना? ठीक है, अब ये भी कैसे डिराइव करना है वो भी समझो। आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फॉर ग्रांटेड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रट्टा मारो, आई विल शो यू हाउ टू डिराइव दैट आल्सो। हाउ डिड वी रीच दिस कंक्लूजन दैट dw is equal to dp dv? आते उसमें इन अ सिंगल स्टेप, हर स्टेप में स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वर्क dw विल बी p एक्सटर्नल इंटू dv इंस्टेड ऑफ डेल्टा v। डेल्टा v फाइनाइट, वही मैंने जो फर्क बताया ना समेशन और डिफरेंशिएशन का। समेशन में एक बड़ी अच्छी खासी क्वांटिटी होती है और डिफरेंशिएशन चिंटू क्वांटिटी। तो जब अच्छी खासी क्वांटिटी होती है तुम लोग डेल्टा लिखते हो, और जब छोटू क्वांटिटी होती है तो डी लिखते हो। और क्लियर हो गया? तो डी लिखा ना, स्मॉल डी मतलब छोटू, छोटा वर्क छोटा चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये भी क्लियर हुआ? छोटा वर्क छोटा चेंज ऑफ वॉल्यूम। एक्सपेंशन हो रहा है, गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, तो गैस और एक्सटर्नल प्रेशर के बीच का डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस? इट इज प्रेशर ऑफ गैस माइनस एक्सटर्नल प्रेशर, यस और नो? गैस का प्रेशर और बाहर का प्रेशर में फर्क कितना है? छोटू, टीपी। एक्सपेंशन हो रहा है तो गैस का ज्यादा है, बाहर का कम है। गैस का क्या था? P, बाहर का क्या था? P एक्सटर्नल। P माइनस P एक्सटर्नल करो, छोटा प्रेशर डिफरेंस मिला। तो P एक्सटर्नल क्या हुआ? P माइनस dP। इसको प्रीवियस इक्वेशन में पुट करो, सब्स्टिट्यूट करो। अच्छा, और एक चीज, पिछली बार की तरह ये सब कैंसिल करके नंबर अपने हिसाब से लिखेंगे ना अपन। दिस इज 1, दिस इज 2, 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट किया, क्या हुआ? dw इज इक्वल टू माइनस ऑफ p माइनस dp dv इज इक्वल टू माइनस p dv प्लस dp dv। ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट ओपन किया,
निग्लेक्टिंग डीपीडीवी, डीपीडीवी को निग्लेक्ट किया, सो डी डब्ल्यू बिकम्स माइनस पी डीवी। वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप बोलोगे सर डीपीडीवी को निग्लेक्ट काय को किया भाई, जरा मुझे बताओ। वेरी वेरी स्मॉल, डीपी छोटा है, डीवी छोटा है, तो डीपीडीवी क्या होगा? वेरी वेरी स्मॉल। ये गरीब, ये गरीब, ये महागरीब। कैसा? फॉर एग्जाम्पल समझो ये 0.1 है और ये 0.1 है, तो ये कितना हो गया? ये 0.01, उससे भी छोटा हो गया ना ये, तो है कि नहीं? तो ये इतना छोटा है कि इसको इग्नोर करो, निग्लेक्ट निग्लेक्ट, है ना? वो नाना पाटेकर का भीम है ना, तुम लोग फेसबुक पे आता है, वो ऐसा वाला, ऐसा करने का, इसको हटा दो डीपीडीवी को, बहुत छोटा है, इग्नोर। अब हुआ डी डब्ल्यू इज पी डी, ये मेन हुआ। छोटू वर्क इज प्रेशर इनटू छोटू चेंज ऑफ वॉल्यूम। मैं छोटू वर्ड यूज कर रहा हूं बिकॉज इन्फिनिटेसिमल बोलने में बहुत हाई फंडू लगता है। अच्छा, अब टोटल वर्क कैसे मिलेगा? तो आप बोलोगे सिंपल है भाई, छोटे छोटे वर्क लो, सबको इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क मिल जाएगा। पर लिमिट क्या सेट की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिट सेट की है इनिशियल वॉल्यूम से लेके फाइनल वॉल्यूम तक। ये समझ में आई बात? बोलो हाँ कि ना। क्योंकि डिफाइंड तो इनफाइनाइट के लिए था, हम क्या गधे हैं कि इनफाइनाइट के लिए कैलकुलेट करेंगे? हमें तो लिमिट चाहिए ना भाई, कोई तो रियलिस्टिक वैल्यू चाहिए। वो रियलिस्टिक वैल्यू कैसे आएगी? V1 और V2 से आएगी बॉस। आई होप आपको जो आपने मैथ्स में पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल एक्चुअल एप्लीकेशन यहां समझ में आ रहा होगा बच्चों। सो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग एंटायर एक्सपेंशन वुड बी द सम। अच्छा, टेल मी, इज सम द करेक्ट वर्ड? नो, तो समेशन हो गया ना। एक्चुअली शुड बी द इंटीग्रल और शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ द ऑल द स्टेप्स। दैट इज मोर करेक्ट, है ना बच्चों? तो आप वहां पर लिख देंगे वर्ड शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द स्टेप्स। ये ज्यादा अच्छा और ज्यादा एक्यूरेट है। एकदम क्लैरिटी के साथ सबको समझ में आ रहा होगा, आई एम वेरी श्योर। ओके, तो ये जो तीसरा इक्वेशन है आपका, इक्वेशन 4.8 में काट देता हूं, इक्वेशन 3 जो मैंने लिखा है, इक्वेशन 3 को आप इंटीग्रेट करेंगे between the limits of initial and final states. What was the initial and final state? V1 and V2, and this is the maximum work. This is the maximum work. क्या ये बात समझ में आई? अब बस मेन कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। बस 2-3 स्टेप्स है आपके मैथमेटिकल इंटीग्रेशन के, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना। डी डब्ल्यू को आपने इनिशियल और फाइनल के बीच में इंटीग्रेट किया, डी डब्ल्यू बिकेम इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ पी डीवी नेगेटिव साइन के साथ बिटवीन द लिमिट्स ऑफ V1 एंड V2। पहली बात, जो साइन होता है, माइनस साइन होता है, वो हमेशा इंटीग्रल साइन के बाहर आ जाता है। दो चीजें हैं जो इंटीग्रल साइन के अंदर कभी नहीं रहेंगी। कौन सी दो चीजें? डिफरेंशिएशन में भी सेम था भाई, एक तो साइन बाहर आना चाहिए, दूसरा कांस्टेंट बाहर आना चाहिए। सबको मालूम है, मालूम होना चाहिए, साइन बाहर आना चाहिए, कांस्टेंट बाहर आना चाहिए। ठीक है बच्चों? ओके, सो W मैक्स क्या बन जाता है हमारा? W मैक्स बन जाता है, एक काम करो ना, ये सारा मत मार्क करो, एक काम करो, सिर्फ इतना मार्क करो। W मैक्स बिकम्स, hence W max becomes integral of minus integral of PdV between the limits of V1 and V2. That's how you read it. Negative sign integral of PdV between the limits of V1 and V2. Initial, final. ये है आपका इक्वेशन नंबर 4. Clear? Now using the ideal gas equation, PV is equal to nRT
तो P becomes nRT/V। ध्यान से देखना, ये इन गधों ने यहां लिखा नहीं, आप लिख देना बच्चों। P becomes nRT/V। तो PdV में P की जगह पे क्या लिखा है देखो ध्यान से, ये मिस हो जाता है बच्चों से। ये V भी है, देखना ध्यान से, दिख रहा है आपको स्क्रीन पे सबको। nRT तो है, नीचे क्या है, V है, गलती मत करना, मिस हो जाता है लोगों से, आपसे हुआ होगा तो ध्यान दे देना। तो PV इज इक्वल टू nRT, वो तो ठीक है, P इज इक्वल टू nRT/V, ये भी ठीक है। सो W max बिकम्स माइनस साइन इंटीग्रल ऑफ nRT/V इंटू dV बिटवीन द लिमिट्स ऑफ V1 एंड V2। अब आप बताओ N, R और T, N नंबर ऑफ मोल्स नहीं बदलेंगे गैस के, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, सबको पता है, और T क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि आइसोथर्मल स्टार्टिंग में मार्क कर दिया, चेक करो प्रोसेस को आइसोथर्मल बता दिया था बॉस पहले से। तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ इन दिस केस? क्या टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है? नहीं, बट इन दिस केस कांस्टेंट है, बोलो हाँ कि ना। एक एक करके बातें समझ में आ रही होंगी, स्टेप बाय स्टेप बच्चों ध्यान से सुनना, कुछ भी घाई नहीं है अपने को। तो मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, तो मैंने N, R और T और माइनस साइन ये सबको बाहर निकाल लिया। अब तो बहुत आसान हो गया। क्लियर? और एक चीज इंटीग्रेशन में आपको जो पता होनी चाहिए, इंटीग्रल ऑफ dx by x, इंटीग्रल ऑफ dx by x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x। ये फॉर्मूला है डायरेक्ट आपके इंटीग्रेशन में, समझा कि नहीं समझा? इंटीग्रल ऑफ dx by x क्या होता है? नेचुरल लॉग ऑफ x। नहीं पता है तो ये जान लो। जैसे सेम अगर मैं इंटीग्रल ऑफ dv by v बोलूं तो आप क्या बोलोगे? नेचुरल लॉग ऑफ। नेचुरल लॉग में फर्क पता है ना आप लोगों को? ln जो है ये क्या है? ये नेचुरल लॉग होता है, ठीक है। और log जब हम लोग लिखते हैं तो ये क्या होता है? log टू द बेस 10 होता है। ये कैसा होता है? log टू द बेस e होता है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूं, नॉट अज्यूमिंग दैट यू नो। तो dv by v का क्या आएगा बच्चों? ln ऑफ v, यानी नेचुरल लॉग ऑफ v। करेक्ट है, चेक करो, देखो आ गया ln ऑफ v। अगेन लिमिट्स अभी तक है ना हमारी v1 और v2, v1 और v2 की लिमिट है। अब लिमिट्स क्या बोलता है? ln ऑफ v बिटवीन लिमिट्स एंड v1 एंड v2, तो क्या बोलता है बॉस? नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v1। अगेन ध्यान से देखना, ये भी मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला है। dx by x, अगर मेरे को इसका इंटीग्रल निकालना है तो ये आता है ln। अगर ये x1 और x2 के लिमिट्स में है तो ये x1 और x2 यहां आ जाता है, बरोबर है, सही बोल रहा हूं। इसको एक्सपैंड करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x1 आएगा। एक्सपैंड करके देखो, ऊपर वाला जो है वो पहले आएगा, नीचे वाला बाद में आएगा, ऐसे करना है। और आपको पता है कि भाई लॉग का फॉर्मूला क्या होता है? डिवाइड हो जाएगा, है ना। और नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 2.303। यहां पे नोटिस करना, मैंने ln और log अलग अलग लिखा है, ध्यान से देखना। ln और log मैंने अलग अलग लिखा है ना बच्चों, x2 by x1 ऐसा हो जाता है ना। ये 2.303 कहां से आया? अच्छा, ये जो नेचुरल लॉग का बेस होता है e, उसकी वैल्यू क्या है ना? e की वैल्यू रफली 2.71। आई डोंट रिमेंबर द, आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर, I may have made a mistake or something in the maths part. I'm sorry for that. If I have, I don't think so, but still, if I have, please pardon me. E की वैल्यू 2.71 के आसपास होती है, उसको आप 2.3 से मल्टीप्लाई करते हो 10 को अचीव करने के लिए, समझे बात को? तो आपको
ई को, यानी कि जो बेस ई है ना, उस बेस ई को 10 में कन्वर्ट करना। अब आप सवाल करोगे सर क्यों कन्वर्ट करें भाई, हम क्यों करें कन्वर्ट? क्योंकि आपके पास जो लॉग टेबल आती है ना कैलकुलेशन के लिए, वो सारी की सारी कैसे डिफाइंड है, वो बेस 10 पे डिफाइंड है। आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर जो आपके पास है वो भी बेस 10 पे डिफाइंड है, वो बेस ई पे डिफाइंड नहीं है बेटा, इसीलिए वो 2.303 से आप मल्टीप्लाई करते हो। बात जारी दिमाग में सबके? तो यहां पर सिर्फ मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात है। तो एनआरटी ln ऑफ v2 by v1 और 2.303 एनआरटी log टू द बेस 10 v2 by v1, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन बनता है किसके लिए? W max के लिए। ध्यान से सुनो, क्या इसमें भी माइनस साइन मेंटेन्ड है? चेक करो। हाँ, क्या मैंने माइनस साइन से छेड़छाड़ की? नहीं। आप लोगों को बात समझ में आई? अच्छा, बॉयल्स लॉ, लास्ट लाइन, लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। बॉयल्स लॉ बोलता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये तो बॉयल्स लॉ बोलता है ना, पहले पढ़ा था 11th में। तो P1 V1 अगर P2 V2 है तो P1 by P2 इज इक्वल टू V2 by V1, बरोबर है? सब्स्टिट्यूट करो इसको, है ना? तो ये आपका बन जाएगा W max का और एक एक्सप्रेशन। ये बन जाएगा W max का और एक एक्सप्रेशन इस तरह से। तो ये मेन एक्सप्रेशन, और ये सेकेंडरी एक्सप्रेशन, एक वॉल्यूम के टर्म्स में बना दिया और एक प्रेशर के टर्म्स में। क्लियर है बच्चों? है ना? थोड़ा लंबा डेरिवेशन है, जैसा मैंने कहा 3 या कभी कभी 4 मार्क के लिए भी आता है, ऑफ कोर्स। सो लेट्स जस्ट क्विकली recap all the points of the derivation without drawing the diagram. I'm not going to draw the diagram. Okay, you draw the diagram on your own. I'll just give you the steps of the derivation, how you're going to write. ठीक है? सबसे पहली बात क्या है? n moles of gas है, बोलो हाँ कि ना? आइसोथर्मल है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कैसा है? रिवर्सिबल। ये नहीं भूलना है, n मोल्स ऑफ गैस है, आइसोथर्मल है, रिवर्सिबल है। बाकी सब टाइम पास आप खुद लिख लोगे, सिलेंडर फिटेड विद फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन, सब नाटक आप लिख लोगे। फंडामेंटल आइडिया पे आते हैं। फंडामेंटल आइडिया ये था, फॉर ईच स्टेप, स्टेप वाइज किया था ना, एक एक वजन निकाला था हर स्टेप के लिए। फॉर ईच स्टेप dW was minus P external dV. dW was small work, dV was small change in volume, है ना? dP was P minus P external. Why was this? गैस का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, बाहर का थोड़ा कम था, वो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो स्मॉल डिफरेंस ऑफ प्रेशर था। यस बच्चों, इसको हमने इक्वेशन 1 बोला था, इसको हमने इक्वेशन 2 बोला था। सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1, सॉरी इसको नहीं बोला था 2, इसमें से और एक चीज डिराइव की थी ना, P external is equal to P minus dP बोला था। दिस वी कॉल्ड एज इक्वेशन 2। इसको सब्स्टिट्यूट किया पहले वाले में, सो देयरफॉर dW became minus of P minus dP into dV. So dW became minus P dV plus dP dV. यहां तक सबको क्लियर कर लिया? ये dP dV को क्या किया था? इग्नोर किया था। अच्छा, इग्नोर और निग्लेक्ट में बहुत फर्क है। आप लिविंग चीजों को निग्लेक्ट करते हो, नॉन लिविंग चीजों को इग्नोर करते हो।
इग्नोर वैसे दोनों को कर सकते हो, बट हियर निग्लेक्ट इज नॉट द राइट वर्ड. निग्लेक्ट. ठीक है, चलो, तो इग्नोर किया इसको हम लोगों ने. ओके, सो dw इज, so therefore अपना dw becomes minus pdv. This became my next expression. This became my expression number 3. Now to obtain this thing, integrating the expression of dw between the limits v1 and v2. इंटीग्रेट कैसा किया बॉस? तो dw को इंटीग्रेट किया माइनस pdv को भी इंटीग्रेट किया. यस, dw को इंटीग्रेट करने से हमारा आंसर मिला, यानी कि w max माइनस साइन pdv इंटीग्रेटेड बिटवीन वैल्यूज v1 एंड v2. हियर सो फार एवरीबॉडी इज क्लियर? बोलो हाँ की. कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है? तो W max इज इक्वल टू माइनस साइन बाहर, पहले आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV इज इक्वल टू NRT, P इज इक्वल टू NRT बाय V. ये भी एक इक्वेशन हो गया, ये फोर्थ. इसको ऊपर वाले में सब्स्टिट्यूट किया तो W max becomes equal to minus of V1 V2 NRT dV by V. आप बोलोगे ठीक है. So therefore W max is equal to minus sign NRT बाहर लेके आ गए. क्यों? नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. T बाहर क्यों आया? आइसोथर्मल प्रोसेस. हर एक स्टेप समझना बच्चों, गड़बड़ नहीं करना. dV बाय V. यहां तक क्लियर है? माइनस NRT ln V1 बाय V2. dV बाय V का इंटीग्रल होता ही ln ऑफ V होता है. है ना? ये एग्जांपल आपको सिखाया, अभी सिखाया. नोट क्या था? dx बाय x का इंटीग्रल x1 और x2 के फॉर्म में इज इक्वल टू ln ऑफ x, x1 और x2 के लिमिट्स. ये यहां पे सिखाया, यहां पे अप्लाई किया. मैथ्स में अगर नहीं किया तो आगे करोगे. So W max is equal to minus NRT ln of V2 minus ln of V1. अगेन क्या किया? ब्रैकेट ओपन करके लिमिट्स को अब अप्लाई किया. पहले सिर्फ लिमिट्स लिखे थे, अब लिमिट्स को क्या किया? अप्लाई कर दिया उस फंक्शन पे. V वॉल्यूम मेरा फंक्शन था और V1 और V2 मेरे लिमिट्स थे. मैंने लिमिट्स को मेरे फंक्शन पे अप्लाई कर दिया. क्या ये बात सबके भेजे में गई? माइनस NRT ln ऑफ V2 बाय V1. अब सिर्फ लास्ट में क्या करना है? ln को log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है. ठीक है बच्चों? माइनस साइन को एज इट इज रखना है. तो 2.303 log टू द बेस 10 V2 बाई V1 ये हो गया, और यहाँ पर NRT से तो मल्टीप्लाइड है ही. दिस बिकम्स योर एक्सप्रेशन फॉर W max. ये मेन एक्सप्रेशन आपका W max. क्रिस्टल क्लियर? मैंने पूरा डेरिवेशन स्टेप बाय स्टेप लिखा, आप देख सकते हो बहुत ही प्यार से, आसानी से.
वो दिखता है बहुत कॉम्प्लेक्स क्योंकि उसमें क्या है, वो पूरा डायग्राम, फिर पूरा एक्सप्लेन, ये पिस्टन, ये वेट और ये वो सब ठीक है, एक्चुअल डेरिवेशन काफी सिंपल है, राइट। लास्ट पार्ट क्या है बताना, एज पर बॉयल्स लॉ, as per Boyle's law, P1 V1 is equal to P2 V2, therefore V2 by V1 is equal to P1 by P2. So therefore W max becomes minus 2.303 nRT log to the base 10 P1 by P2. This becomes your second expression for W max. ये पूरा डेरिवेशन सीख के समझ के एक चीज आपको याद क्या रखनी है, याद ये करना है बच्चों कि दिस एक्सप्रेशन यू विल अप्लाई ओनली एंड ओनली व्हेन द वर्ड रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल is mentioned in the question, or at least one of the two. Did you get this? Please try and understand. Reversible and isothermal ये word अगर mentioned होगा तो ही आप ये use करेंगे, otherwise आप ये फंडा, ये फॉर्मूला use नहीं करेंगे. Just to prove my point, let me just tell you and let me just show you. आप देखो आइसोथर्मली रिवर्सिबली, समझ में आया? तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको क्लिक होना चाहिए, क्या बोल रहा है वो, W max बोल रहा है कि नहीं? यहां पर बोला 300 मिली मोल ऑफ गैस, इतना टेम्परेचर, इतना वॉल्यूम, व्हाटएवर वॉल्यूम का चेंज अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो ये क्या होगा, P एक्सटर्नल डेल्टा V. आइसोथर्मली रिवर्सिबली तो क्या होगा, W max, और इनटू वैक्यूम तो सीधा क्या लिख देंगे आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, इनटू वैक्यूम, वो आपको वैल्यूज देगा और बोलेगा इनटू वैक्यूम, तो क्या बोलेंगे आप, आंसर क्या, वर्क डन 0. एक्सप्लेन किया ना, वैक्यूम में वर्क डन कितना होता है, 0. क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही है बच्चों, एवरीबॉडी, राइट? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट हियर. वी विल सॉल्व अ कपल ऑफ न्यूमेरिकल्स आल्सो. इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. चलो तो देखो इसमें न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं हम लोग. ये आपके ही टेक्स्ट बुक का मैंने सम उठाया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 7 आपके टेक्स्ट पैक एक्सरसाइज आप खोल के देखोगे, आपको मिलेगा, सामने दिख रहा है 7 नंबर. प्रैक्टिस के लिए ये सम करते हैं. पहले वर्ड क्या क्या वर्ड्स, की वर्ड्स, देखो हर क्वेश्चन में कुछ की वर्ड्स होते हैं और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल तो सबसे इजी होते हैं. की वर्ड पकड़ो, आंसर आ जाता है. मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क. अच्छा सपोज उसने ये मैक्सिमम ये वर्ड नहीं दिया होता आपको, समझो फॉर एग्जांपल उसने आपको मैक्सिमम ये वर्ड नहीं दिया होता फॉर एग्जांपल, तो भी आपको रिवर्सिबली वर्ड दिया है, तो आपको अंडरस्टूड है क्या ऑटोमेटिकली कि ये वर्क नहीं मैक्सिमम वर्क होगा? बोलो हाँ कि ना. सबको मेरा पॉइंट समझ में आया? बोलो हाँ कि ना. रिवर्सिबली वर्ड आ गया तो W होगा कि W मैक्स होगा? W मैक्स. ये अंडरस्टूड होना चाहिए. रिवर्सिबली वर्ड आ गया मतलब W मैक्स ही होगा. तो तुम्हारा फॉर्मूला कितना क्लियर हो गया, एक वर्ड से तुमको पता चल गया कौन सा फॉर्मूला लगाना है. गया सबके भेजे में? बढ़िया. तो ये देखना है, तो वो आपको सिर्फ वर्क भी देता ना, अगर सिर्फ वर्क भी बोलता, मैक्सिमम नहीं वर्ड बोलता, तो भी आप समझ जाते कि भाई तू जो पूछ रहा है वो मैक्सिमम वर्क ही है. समझ गया? ये ऐसा 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, उसने बोला 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एक्सपेंडेड रिवर्सिबली फ्रॉम प्रेशर ऑफ 1.6 बार टू 1 बार एट 298 केल्विन. ये चीजें उसने आपको दी है. आंसर उसने आपको पूछा है मैक्सिमम वर्क. जब उसने यूनिट्स नहीं पूछे, नहीं बताए हैं, तो बाय डिफॉल्ट यूनिट्स आप लेंगे जूल. बाय डिफॉल्ट आप यूनिट्स लेंगे जूल. अगर वो यूनिट बताता तो हम कन्वर्ट करते. कन्वर्जन मैंने आपको सिखा दिया.
खैर लेट्स सी हाउ द क्वेश्चन गोस। क्या क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में, पढ़ो। पहले तो उसने आपको 24 ग्राम ऑक्सीजन दिया है, बोलो हाँ कि ना। तो मैं ऐसे लिखूं, गिवन मास ऑफ O2 कितना दिया है, 24 ग्राम, बोलो हाँ कि ना। मेक श्योर बच्चों कि आप लोग जब 24 ग्राम ऐसा लिख रहे हैं, तो मेरे साथ कभी कभी होता है मैं ऐसा लिखता हूं तो 249 जैसा दिखता है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसे दूर दूर लिखें ताकि एग्जामिनर को आपके मार्क्स काटने का कोई एक्सक्यूज ना मिले। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। क्या बच्चों, रिवर्सिबली तो बोल ही दिया है। इनिशियल प्रेशर उसने कितना दिया है, फ्रॉम, हाँ फ्रॉम, फ्रॉम मतलब इनिशियल, तो 1.6 बार। 2 फाइनल प्रेशर कितना दिया बच्चों, 1 बार। टेम्परेचर कितना दिया आपको, 298 केल्विन, ठीक है। और वो आपसे मांग क्या रहा है, टू फाइंड W या W मैक्स, W मैक्स। मैक्स वर्ड नहीं लिखा होता क्वेश्चन में तो भी आप W मैक्स ही ढूंढते, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल लिखा है। क्लियर हो गई बात। फॉर्मूला क्या है, पहले आप फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हो, फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हो, W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 nRT log to the base 10 V2 by V1। नहीं, वॉल्यूम तो दी ही नहीं है, कौन सा वाला लिखेंगे, P1 by P2। फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, शुरू में 2-3 बार लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ही याद रहेगा। ओवर कॉन्फिडेंस में रहोगे तो याद नहीं रहेगा। .303 nRT log to the base 10 of P1 by P2। इसमें से क्या क्या है मेरे पास, what all things do I have? सीधा सीधा वैल्यूज को अप्लाई करो। वैसे बार लिखने से अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज बार और बार कैंसिल हो जाएगा प्रेशर का। चलो ठीक है, माइनस साइन को रखने का कि नहीं रखने का, यू हैव टू मेंटेन द माइनस साइन। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, पहले ये समझ लो, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कहां से मिलेंगे भैया, हाउ इज नंबर ऑफ मोल्स डिफाइंड, N is given mass upon molar mass. What is molar mass of oxygen? Given mass is 24 gram, molar mass is 32 gram, 8 3s are 24, 8 4s are 32, यानी कि 0.75 मोल। समझ में आया? ओके, तो n की वैल्यू मिल गई। अब आंसर फटाफट आ जाएगा। तो देयरफॉर हमारा प्यारा W मैक्स इज इक्वल टू -2.303 इंटू n कितना है 0.75 इंटू r की वैल्यू स्टैंडर्ड वाली ले लो। क्यों स्टैंडर्ड वाली ले रहा हूँ, बिकॉज बार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि P1 P2 कैंसिल होने वाला है ना, बार कैंसिल होने वाला है। टेम्परेचर 298 इंटू लॉग टू द बेस 10 ऑफ P1 कितना था 1.6 बार। अगर लिखता सपोज, बार लिख के बता रहा हूं आप लोग को क्योंकि ये दोनों कैंसिल ही होने वाला है बेटा, इसलिए मैंने R की वैल्यू स्टैंडर्ड ले ली। ठीक है, अगर बार मेंटेन्ड रहता ना मेरे क्वेश्चन में तो मैं R की वैल्यू DM³ बार वाली लेता। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? तो ये हुआ -2.303 इंटू, अब ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 0.75 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू लॉग ऑफ 1.6। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखे। चलो ओके, अभी फिलहाल मैंने कैल्सी से किया है,
In the next lecture, I'll show you the log calculations also for doing this entire calculation. Okay, so 4279.3 into log of 1.6. ठीक है, ओके अभी log of 1.6 कितना होता है वो भी देख लेते हैं जरा. log table base 10 1.6 it's minus 4279.3 log of 1.6 आता है आपका 0.2041. ठीक है, अब log टेबल से मैं आपको करके बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट करना है. अगले लेक्चर में वो डिटेल में समझाऊंगा. ठीक है, और यहाँ पर कैल्सी से मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. ये इनटू 0.2041 अगर मैं कर रहा हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है -873.4 जूल. What is the answer given to you? Yes, exact. You can see, I'm not lying to you. You can see the value. 873.4. Right? I'll show you how to do this calculation when this comes in your boards with the help of log table. But मेन थिंग आपको ये समझना था कि जो फॉर्मूला है वो कब दिया रहेगा, कैसा दिया रहेगा और आपको अप्लाई कैसे करना है. तो एप्लीकेशन में आपने क्या सीखा बच्चों? हमने एक वर्ड देख के फॉर्मूला अप्लाई किया. कौन सा वर्ड था वो? रिवर्सिबली. ये वर्ड देख के हमने फॉर्मूला को अप्लाई कर दिया. एंड यू विल रियलाइज, जैसा मैं बार बार बोलते रहा हूँ, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस इजी है. पूरा एक फॉर्मूला होगा, एक चीज मिसिंग होगी, वो ढूंढनी है, बस इतना सिंपल है. तो अगले लेक्चर में मैं आपको इसका लॉग कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा. जो बड़ा मेजर चंक था वो हमारा यहाँ पे डेरिवेशन के साथ में एक बहुत बड़ा चंक खत्म हुआ. ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा डेरिवेशन भी है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत सारे आते हैं, वेदर इट इज योर थियरी और योर एंट्रेंस बोथ. ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यहाँ पर खत्म करते हैं. अगले लेक्चर में इसके लॉग कैलकुलेशंस और सेकंड पार्ट जो है केमिकल रिएक्शंस में थर्मो का एप्लीकेशन वो करेंगे. ओके.